हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। पैडागॉजी की आपको पता ही है कि हमारी ये थर्ड क्लास है एंड आप सभी के मैंने डाउट्स देखा, जिनके भी डाउट्स थे कि आप एक ही पूरे स्क्रीन पे क्वेश्चंस ऑप्शंस दिखाए करिए, मैंने वो कल से सही कर लिया है। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब आप 60-60 क्वेश्चंस कराइए। तो देखो, एक दिन में 2 से 4 घंटे की क्लासेस अभी के लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि आपको ईयर वाइज कराऊँ। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल, जैसे कि मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया ना, दिसंबर में 20 क्वेश्चंस पूछता ही है पैडागॉजी में, तो वो 20 क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ कराऊंगी। आज ही मैं जो आपके लिए जुलाई वाला क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, यहाँ पर देखिए, जुलाई 2024 में, तो आज हम पूरा 20 करेंगे। तो अभी हमारे पास समय है, तो जो भी ईयर वाइज, मतलब पूरा सेट करते चलते हैं कि 2024 में 20 पूछा था तो इकट्ठे एक साथ करें। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो धीरे धीरे किस तरीके से पैटर्न बदला है। ठीक है। और एक दिन में 100 करा देना, 500 करा देना, ये कब यूजफुल है? जब आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके रहोगे और वो मैराथन में एक ही बार सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे आपका डबल ट्रिपल इस तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है और कितने स्कोर आए हैं 20 में से। आज तो 20 का है। ठीक है। और ये नंबर आपको मिला ही है, इस पर आप एसएसटी के पूरे कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। ठीक है। एंड यस, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे डेली हिंदी के और एसएसटी के प्रीवियस क्वेश्चंस डालती हूँ। तो फ्री का वहाँ पे टेस्ट हो रहा है, सभी लोग मिलकर 74,000 दे रहे हैं। आप में से जितने लोग भी देख रहे हो सभी जाओ और टेलीग्राम पे टेस्ट दो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जुलाई 2024 में 20 क्वेश्चंस पूछे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पता नहीं कितनी बार, क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैंने आपको समझाया है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग से हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली स्टूडेंट्स के में एनालिसिस, रीजनिंग, लॉजिकल डिस्कशंस, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? डेवलप करता है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग ना हर साल पूछा है, दिसंबर में पूछा है, आज भी हम देखेंगे। तो जो टॉपिक्स बार बार पूछा जा रहा है आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। चलिए, अब ये 2024 का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ ही एक ही उस पे फ्रेम पे रखती हूँ ताकि आपको आसानी हो आंसर्स करने में। देखिए, लिखा है कि प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या शामिल है। देखिए, अब ये बात तो कर रहा है प्रोजेक्ट मेथड की, चाहे प्रोजेक्ट मेथड हो या फिर जो सर्वे हम करते हैं सर्वे मेथड हो, या फिर जो हम विजिट करवाते हैं बच्चों को, ठीक है, या फिर हम जो बच्चों की ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, इन सभी को सोशल साइंस में इंक्लूड क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया ना कि स्टूडेंट्स जो है वो रियल लाइफ चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें, अनुभव मिल सके उनको, जो एक्सपीरियंसल लर्निंग होती है। एक्सपीरियंसल का मतलब क्या होता है कि आप वो खुद काम करके सीखते हैं। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसमें होता है आपका एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट देते हो किसी भी टॉपिक्स पे बच्चों को, तो ये एक एक्टिविटी ही हुई। इसके थ्रू बच्चे एनालाइज करते हैं, वो रीजनिंग, लॉजिकल, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। डिस्कशन भी प्रमोट होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये रिकॉल करने वाली चीज़ें नहीं होती है कि आपको रट्टा करना है, यहाँ पर डिस्कशन भी होता है। प्लस बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे वो खुद लर्निंग बाय डूइंग हो रही है ना, वो खुद करके सीख रहे हैं। ठीक है। नरेशन, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, नरेशन, नरेशन प्रोजेक्ट मेथड में नहीं होता है। यहाँ पे कुछ स्टोरी नरेट नहीं करनी होती है। ठीक है। तो मैंने आपको और भी एग्जांपल समझा दिया है, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो, चाहे वो सर्वे मेथड हो, फील्ड विजिट हो, ठीक है, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटीज़ हो, ये सारी चीज़ें बेस्ट मानी जाती हैं सोशल साइंस में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या शामिल है। तो देखिए, एक्टिविटी तो होती ही है, बच्चे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, डिस्कशन भी होता है। मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने दिया है तो उस पर डिस्कशन तो होगा ही। एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, ठीक है, एक्सपीरियंसल लर्निंग यहाँ पर डेवलप होती है। नरेशन नहीं होता है। ठीक है। सो ABC ये आपके राइट आंसर हो गए। ठीक है। चलिए, ये नहीं, ABC कहाँ पे है? पहला है। ठीक है। तो वही है कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि प्रोजेक्ट मेथड में जो है वो एक्टिविटीज, डिस्कशंस, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जो भी लर्नर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन रियल लाइफ बेस्ड टास्क। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक दिया है तो सारे बच्चे उसमें सक्रिय रूप से जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बच्चा खुद जुड़कर काम कर रहा है तो एक्सपीरियंसल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग डेवलप होगी, बच्चा सीखता है, अनुभव मिलता है उसको। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
अच्छा, आप जैसे ही क्वेश्चंस को देखते हो ना, तो जैसे कि मैं ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ, तो आप तुरंत वीडियो को पॉज़ करके अपना सही आंसर कमेंट में लिख दिया करिए। क्योंकि देखिए कई बार बहुत देर तक यहाँ पर इंतज़ार करने से भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। एंड कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे मैसेज करते हैं कि आप प्लीज़ 10 ही क्वेश्चंस कराइए, बहुत लंबी क्लास हमें नहीं चाहिए। बट मैं 20-20 का सेट कराऊँगी, ठीक है? चलिए, अब ये देखो दूसरा क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। मतलब ये क्वेश्चंस ना आए या ये टॉपिक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, डायग्नोस। देखो डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा आपके पास आया, ठीक है, उसको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो आप पहचानोगे ना, उस गलती की पहचान करोगे। अच्छा, गलती मतलब ये गलती नहीं, स्टूडेंट्स की गलती नहीं, ये क्या चीज़ें, या तो आपके टीचिंग में कुछ गलतियां हो गई होंगी, आप उसकी पहचान करोगे, या फिर बच्चा किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है, आप उसकी पहचान करते हो, डायग्नोस करते हो। फिर आपने पहचान लिया है। ये भी हो सकता है कि आप बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानते हैं। बेसिकली डायग्नोस सब कुछ जानने वाला, पहचानने वाला स्टेज होता है। और जैसे ही आपको पता चल गया, तो आप बच्चों को रेमिडियल टीचिंग देते हो, उपचारात्मक। मतलब इन इस पे काम भी तो करना होगा। अब आपने गलती पहचान ली है, या फिर बच्चों को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको पहचान लिया, तब आप इस पे रेमिडियल टीचिंग दोगे, उसको सुधारोगे, ठीक है? तो डायग्नोस का मतलब ही होता है पहचानना। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो देखते हैं। पहला लिखा है कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यस, अब देखिए किसी बच्चों को किसी चीज़ में समस्या हो रही है, तो सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन रखोगे, ठीक है, उनके जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। दूसरा लिखा है कि गेट टू नो अबाउट द नॉलेज स्टूडेंट ऑलरेडी पॉजेस, मतलब विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। जी हाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बट वो उनके प्रायर नॉलेज से भी कनेक्टेड होता है। हो सकता है कि उनको बेसिक चीज़ें ही ना समझ में आ रही हो, तो यहाँ पर हम सब कुछ जानते हैं, पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। क्लासिफाई लर्नर्स इनटू कैटेगरीज, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गित करना ये कभी नहीं करते हैं। हम कभी भी किसी बच्चों को लेबल नहीं करते हैं कि ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब कुछ नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों का आकलन करना ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पहचान की जाती है, उसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, पूर्व ज्ञान के बारे में जानना होता है, बच्चे की जो समस्या है उसको पहले पहचानी जाती है। और जब आपने समस्या पहचान लिया, तो उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग देते हो, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, सिर्फ ए एंड बी होगा। याद रखिएगा, डायग्नोस में आप पहचानते हो, ठीक है। और कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। तो ये बच्चों को समझने के लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक, ये कोई आकलन, ऐसा कुछ असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसका फोकस होता है बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रायर नॉलेज पे। और ये टीचर की भी हेल्प करता है कि जो भी दिक्कत आ रही है, आप फिर अपने प्लान में टीचर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करोगे बच्चे के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत लंबा है, तो मैं इसकी हिंदी ही पढ़ती हूँ, ठीक है, ताकि एक फ्रेम में आ जाए। इंग्लिश भी मैं आपको दिखा दूंगी, एक बार देखते हैं। नहीं, ये बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, हिंदी ही रखते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये कई बार क्वेश्चंस मैंने आपको कराया भी है, हिंदी में भी कराया है। तो सामाजिक विज्ञान की जो टीचर है, वो बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, इस पे कि बच्चों आप इस पे नियम बनाओ, ठीक है। और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। तो ये रहा चार्ट पेपर। तो इस पे नियम जो लिखा जा रहा है, ये बच्चों से ही कह रही है कि बच्चों आपको ही ये नियम बनाना है, और इस नियम को आप चार्ट पेपर पे लिखो। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, इन नियमों के पालन की सहमति भी दे देते हैं। बच्चे कहते हैं ठीक है, हम सभी, मतलब हर एक बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं इस नियम को फॉलो करूंगा। यह चार्ट जो है वो कक्षा में चिपका दिया जाता है, मतलब क्लास के एक वॉल पे चिपका दिया जाता है, ताकि बच्चे इसके कॉन्टेक्स्ट के तौर पर इसको यूज में ला सकें। अब इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को, मतलब किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। मतलब आपको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ानी है, वो टॉपिक पढ़ाने से पहले आपने ये एक्टिविटी कराई है। तो ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ाना चाहते हो? क्या आप यहाँ पर डाइवर्सिटी पढ़ाना चाहते हो, जिसके लिए आपने बच्चों से यहाँ पर नियम लिखवाए हैं, सभी की सहमति ली है? या फिर आप यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, हाशियाकरण? या फिर आप डेमोक्रेसी पढ़ाने से पहले सभी बच्चों की सहमति ले रहे हो, एक एक्टिविटी आपने करा दिया? या फिर आप मार्केट पढ़ाना चाहते हो? बहुत ही सिंपल है, देखो हम इसमें पढ़ाने वाले हैं डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, किसी एक से तो सरकार चलती नहीं है, ठीक है, ये हम सभी की है, देश तो हमारा ही है ना। और यहाँ पर सबसे पहले जब टीचर ने एक काम किया ना कि अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कह रही है, और वो नियम टीचर नहीं बना रही है, वो नियम जो है सभी बच्चे
लिखते हैं इस चार्ट पेपर पे और सभी बच्चे कह रहे हैं कि यस हमारी सहमति है, मतलब किसी एक इंसान की नहीं। डेमोक्रेसी यही तो होता है ना कि सभी की सहमति से चलता है। यहाँ पर कोई ये नहीं डिक्टेटर या तानाशाही ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी ये भी कह रहे हैं कि हाँ हम सभी इस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर डेमोक्रेसी पढ़ाने वाली हूँ क्लास में तो मैं डेमोक्रेसी से पहले ये वाली एक्टिविटी जरूर कराऊंगी। बहुत ही सिंपल सा है डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर हमको सामूहिक रूप से करवाना है, नियम बनाना है, तो ये सभी बच्चे मिलके करते हैं, तो ये पार्टिसिपेशन को भी तो दिखा रहा है कि सभी बच्चे मिलकर कर रहे हैं। प्लस कंसेंट सो एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्ड डिसीजंस, सभी बच्चों ने एक्सेप्ट किया है ना नियम को कि हम फॉलो करेंगे, तो ये क्या दिखा रहा है कि डिसीजंस जो भी लिए गए हैं वो क्या है, सभी की स्वीकृति पर है। दीज आर कोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये हमारे लोकतंत्र की भी तो मूल विशेषताएं हैं। तो बड़ा घुमा के क्वेश्चंस पूछा था, मतलब अगर आप डेमोक्रेसी, मतलब अगर आपने दिमाग में ये रखा है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले एक एक्टिविटी तो करानी चाहिए, तो आप फटाक से इसका आंसर निकाल लोगे, डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस वैसे बहुत लेंदी पूछे जाते हैं, मतलब पेडागोजी में मुझे लगता है कि टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भरपूर करते रहो। इसमें ए और आर जो एडजस्टमेंट रीजन दिया गया है ना, उस पर विचार करना है। तो ये तो पूरा एक फ्रेम में आ ही नहीं सकता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि ला सकें, फिर दिखने में दिक्कत होती है। कोई नहीं, इसको अलग अलग से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों को पढ़ के बताना है कि ए सही है या आर सही है। ठीक है, देखिए एजर्शन, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध ढंग से निपटने हेतु अपनी विशिष्ट विधियां विकसित की है। मतलब जो सोशल साइंस है हैव डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्ट मेथड्स, मतलब इसने खुद का अपना एक डिस्टिंक्ट जो मेथड है वो डेवलप किया है। किस चीज के लिए? फॉर डीलिंग विद फैक्ट्स इन एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक वे। देखिए जब भी हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बेस पे भी होती हैं, हर एक चीज़ होता है। तो इसने अपना खुद से एक डिस्टिंक्ट जो मेथड है वो डेवलप किया है ताकि वस्तुगत और क्रमबद्ध जो ढंग सिस्टमैटिक जो वे है इससे निपटने के लिए विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा इसमें जो आर लिखा है यहाँ पर देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो साइंस होता है ना, इसके अपोजिट, इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय जो भावनाएं होती हैं, जो पॉपुलर जो सेंटिमेंट होता है, इससे अवलोकन को अलग करना कठिन होता है। यस, देखिए साइंस तो चलो ठीक है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ना, बट सामाजिक विज्ञान से, मतलब अगर आप सोचो कि आप एसएसटी से आप सेंटिमेंट को हटा सको तो ये नहीं हो सकता है। इसमें इमोशंस सेंटिमेंट्स सामाजिक विज्ञान में रहेगा ही। तो दोनों की चीजें एकदम सही हैं, पहला भी एकदम सही है और बी आर भी एकदम सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सही है। ठीक है, देखिए अब साइंस में तो आप इमोशंस तो नहीं रखते हो ना, सेंटिमेंट्स वो चीज़ें नहीं आती, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। बट जो हमारा एसएसटी होता है, हम इसमें क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो ह्यूमन सोसाइटी है ना उसका वो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एंड ह्यूमन इमोशंस इन्फ्लुएंस सोशल फैक्ट्स, और जो हमारे खुद के इमोशंस होते हैं ना वो सामाजिक तथ्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल मेथड्स इस सामाजिक विज्ञान के लिए चाहिए होता है, और आप इसमें से जो इमोशनल जो सेंटिमेंट है वो अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, एसएसटी से। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा पूछा गया है, अगर आपने एसएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है आप आराम से कर सकते हो। एक तो हमको एसएसटी के लिए जो चाहिए कुछ विशिष्ट मेथड, ठीक है, तथ्यों जो फैक्ट है उसको आप वस्तुगत कर के लिए या फिर सिस्टमैटिक वे से निपटने के लिए चाहिए होगा। दूसरा, आप सामाजिक विज्ञान से लोकप्रिय जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, अलग करना बहुत कठिन है। ठीक है, साइंस में तो फिर भी हो जाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, बट एसएसटी से नहीं हो सकता है। तो दोनों की दोनों ही बात एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहले एक बार सारे ऑप्शंस मैं रखती हूँ फिर बड़ा कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड टू डिनोट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आपको लोकतंत्र को दिखाना है तो आप इसमें से किसका प्रयोग करोगे। पहला लिखा है कि पीपल आर इक्वल एंड फ्री, लोग समान हैं और स्वतंत्र हैं। जी हाँ, हमारे देश में चाहे कोई अमीर हो गरीब हो सबके लिए नियम है ना, सभी इक्वल हैं, सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है बात। पीपल आर वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, लोग धनी और समृद्ध होते हैं। जी हाँ, देखो ये नेगेटिव में तो नहीं लिखा है ना कि यहाँ पर ये लिखे कि गरीब ही होते हैं, ठीक है, धनी भी होते हैं और समृद्ध होते हैं। तो ये बात पॉजिटिव में लिखा है तो आप इसके साथ जा सकते हो डेमोक्रेसी में। सी लिखा है कि लोग संघर्षों को बेहतर ढंग से सुलझाते हैं, मतलब जो लोग हैं वो
जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से सुलझाते हैं। ये हमारे डेमोक्रेसी का ही तो है। हम अपने डेमोक्रेसी में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं दिखाते हैं। तो सी भी सही है। गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल एंड रेशनल। देखिए सरकार को तो हमने ही बनाया है, तो सरकार की हमेशा से जवाबदेही होनी चाहिए। कुछ भी अगर हो रहा है तो सरकार को ये बताना होगा कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। कई बार चीज़ें होती भी हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है एंड डी भी। तो ये हमारा 5वां का। कौन सा ऑप्शंस होगा? 4। तो लोकतंत्र जो होता है ना, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी एंड फ्रीडम पर ही तो है। जो पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज एनकरेज्ड, हमारे यहाँ पर हमेशा से कि लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाया जा सके। ठीक है? और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही गवर्नमेंट की होती है। और यही तो दिखाता है हमारे लोकतंत्र को कि यहाँ पर आपको जवाब देना ही होगा। ये नहीं कि आपने कर लिया, कुछ भी रूल बना दिया, बस आप अपने मालिक हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए कई बार क्वेश्चंस इतने बड़े हो जाते हैं ना कि मेरे लिए भी दिक्कत हो जाता है एक ही फ्रेम पे समझाना। अब ये देखो, इसमें 5 ऑप्शंस पूछा है, ए बी सी डी ई, इतने सारे। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेस द एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्न में से इसमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकता है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कि एनालिटिकल एस्पेक्ट, जिसे हम बोलते हैं ना विश्लेषणात्मक, जिसमें आपको तर्क लगाना पड़ता है, रीजनिंग, दिमाग लगाना पड़ेगा, डिस्कशंस हो सकता है इसमें, हायर ऑर्डर जो जो मैं आपको बोलती हूँ ना क्रिएटिव माइंड होते हैं, इसे हायर ऑर्डर जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग से ही रिलेटेड होता है। तो समझ चुके होंगे आप किसमें से कौन सा आंसर होगा। फैक्ट वाले, मेमोरी वाले या रटने वाले ऐसे प्रश्न कभी भी एनालिटिकल एस्पेक्ट को नहीं दिखा सकता है, जो वन लाइनर वाले हों, जो सिर्फ विभेद करना हो, तुलना करना हो। ठीक है? जो भी प्रश्न डिटेल में व्याख्या दे रहा है वो सारी चीजें एनालिटिकल एस्पेक्ट को बेसिकली उसको दिखाता है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव का मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्सेस कर सकता है एनालिटिकल एस्पेक्ट को ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है ना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इसके विश्लेषणात्मक पक्ष को कौन सा इसमें से प्रश्न आंकता है। बहुत ही सिंपल सा है, बस इस पे ध्यान दो। इस वाले क्वेश्चन पे आपको एनालिटिकल एस्पेक्ट को ध्यान देना है, विश्लेषणात्मक। और विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है? जो चीजें डिटेल में हो, जिसमें व्याख्यान देना हो, रीजनिंग लगानी हो, दिमाग लगाना हो, क्यों वाले प्रश्न हो, कैसे वाले प्रश्न हो, कल मैंने आपको बताया था। चलो अब एक एक करके देखते हैं। पहले ए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। पहला देखो लिखा है, व्हाट आर नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी अचीव्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। मतलब वे राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में चीजें लिखनी होंगी या व्याख्यान करना होगा, डिस्कशन करना होगा। ये सिर्फ वन लाइनर वाले क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीजें बतानी है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जिनके थ्रू आप धरोहर संबंधी जो हेरिटेज जो प्रोजेक्ट है आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये तो होगा ही। बी देखो लिखा है, हाउ आर मेथड्स ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ। मतलब हिस्ट्री का मेथड बेसिकली रिसर्च में किस तरीके से यूजफुल है, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज हो गया। मतलब अगर जो हिस्ट्री का जो मेथड है, इतिहास की जो विधियां हैं रिसर्च के लिए, वो विज्ञान में, कला, प्रबंधन, अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। तो यहाँ पर आपको चीजें डिटेल में लिखनी है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, रीजनिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है? तो ये भी होगा। सी वाला देखते हैं, एक पेज में लाने की कोशिश करती हूँ। इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेज एंड लोकल डायलेक्ट्स विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड। बताओ, ये तो फैक्ट वाला, रटने वाला क्वेश्चन पूछा है कि विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया है। 5 में किया गया है, 10 में किया गया है, 18 में किया गया है। रटने वाला क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता है एनालिटिकल एस्पेक्ट को के लिए। ठीक है? बाकी डी और ई देखिए, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। राइट अ रिव्यू ऑन 2 हिस्टोरिकल सीरियल्स यू हैव वॉच्ड। अब यहाँ पर आपको चीजें लिखनी है। लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठपटांग लिख दोगे। अगर आप लिखोगे तो उसमें वो लॉजिकल बातें लिखी होनी चाहिए। ऐसे वगैरह क्यों लिखवाया जाता है मेंस वाले एग्जाम में, ऐसे क्यों लिखवाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का खुद का ओपिनियन सामने आता है कि उसने कितने बेहतर तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर एनालिटिकल एस्पेक्ट का भी टीचर आकलन कर सकता है लिखवाने से। ठीक है? लिखने का मतलब ये नहीं कि बस एक ही पहले के लोग जो बस क्वेश्चंस को ही लिखते रह जाते थे।
ई लिखा है कि व्हाट आर भरूड्स, इन विच रीजन स्टेट दिस इज पॉपुलर। मतलब भरूड क्या है, कहाँ पर पॉपुलर है, एक स्टेट का नाम बता दोगे, खत्म, सवाल ही खत्म। तो कौन सा एनालिटिकल एस्पेक्ट आप यहाँ पर बच्चों का डेवलप कर रहे हो? ई तो होगा ही नहीं। चलो ठीक है, डी होगा, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बताना है कितनी भाषाओं में बोली जाती हैं, ठीक है। तो ई और सी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर भी आपको चीज़ें डिटेल में बतानी है कि कौन से नेशनल करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पर भी आपको बतानी है कि इतिहास की जो विधियाँ हैं रिसर्च में, इसमें कैसे यूज़फुल है। ए और बी तो होगा ही, ठीक है। आपको ये भी बताना है, जो रिव्यू लिखना है डिटेल में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे। बाकी सी और ई होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो मतलब इतने क्वेश्चंस कराने में ही 20 मिनट हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी एनालिटिकल जो क्वेश्चंस, अगर आपसे एग्जामिनर कभी भी एनालिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दिमाग में कि हमेशा रिक्वायर करता है रीजनिंग को। ऐसे प्रश्न जिसमें तर्क करना हो, कंपैरिजन करना हो, मतलब कि आपको चीजें लिखनी है, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की मांग करता हो, ठीक है, कि आपको चीजें समझ कर लिखनी है। एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें क्रिटिकल रिव्यू आ रही है। ये नहीं कि जो सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड हो, सिर्फ रिकॉल करने वाले हो। ये क्वेश्चंस कभी भी एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर ए और बी दिया है, इसको देखो और बताओ इसमें से क्या सही है। मतलब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड वाला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, दोनों को एक फ्रेम में लेते हैं, ठीक है। चलो, ये दो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ए और बी, बताओ इसमें से क्या सही है। पहला लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। मतलब जो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। साइंस जो है बेसिकली वो श्रेष्ठ माना जाता है एसएसटी से। क्या ये बात सही है? नहीं। सिर्फ एक विषय से कोई श्रेष्ठ नहीं मान सकता ना, कि सिर्फ साइंस से ही आप इंटेलिजेंट, आपको साइंस आती है आप इंटेलिजेंट हो गए, आपको एसएसटी आती है आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ये चीज एकदम गलत है, ठीक है। कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, नहीं, ये बात एकदम ही गलत है, ठीक है। दूसरा देखो, ये तो खत्म हो गया, इसके तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसने नेगेटिव चीजें लिखी हैं। बी लिखा है कि द सोशल साइंस आर इसेंशियल टू प्रोवाइड सोशल कल्चर एंड एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट टू एन इंक्रीजिंगली इन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। यस, देखिए, जो एसएसटी होता है ना, इसमें आपका सामाजिक, आपका कल्चर और जो आपका एनालिटिकल जो कौशल है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वर्धमानी जो स्वतंत्र है, विश्व में समन्वय बैठाने के लिए भी आवश्यक है ना। अगर एसएसटी आप पढ़ रहे हो तो इससे आपका सोशल, आपका कल्चर, आपका एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है टू एडजस्ट एंड इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट वर्ड। तो ये एसएसटी के बारे में अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना, लैंग्वेज बहुत टफ लगता है एग्जाम में, तो आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव वाली सही हो नहीं सकती है। जैसे यहाँ पर एसएसटी से रिलेटेड नेगेटिव लिखा है, ये खत्म, बट ये तो पॉजिटिव लिखा है, आप इसके साथ जाइए, बी सही होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी लिखता है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो कम है प्राकृतिक विज्ञान से, तो वो कम नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जो हमारा इंटेलिजेंस होता है ना, वो सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं होता है कि सिर्फ साइंस वाले ही होनहार होते हैं। सामाजिक विज्ञान आपके अंदर सोशल कल्चर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है एंड ये स्किल्स होते हैं ना, वो लर्नर्स को हेल्प करता है एडजस्ट टू अ चेंजिंग एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, एक विश्व में समायोजन में सहायक करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी हम इतने ही क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं, सोचो 7 ही क्वेश्चंस हो पाए हैं। देखते हैं 8 वाला क्वेश्चंस, देखिए पहले एक बार क्वेश्चंस बड़े में पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिलेवेंट टू डिस्कस द थीम डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इसमें से जो भेदभाव वाला जो थीम है, इस पर चर्चा करने के लिए कौन सा रिसोर्सेज रिलेवेंट है। मतलब अगर मुझे क्लास में भेदभाव पढ़ाना है तो मैं क्या रिसोर्सेज यूज करूंगी, ऑथेंटिक रिसोर्सेज क्या होना चाहिए जो रियल लाइफ बेस्ड हो भेदभाव। तो अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो जिसपे सारी स्टोरी लिखी गई हो, ये मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए बेस्ट रिसोर्सेज देखते हैं। सारे ऑप्शंस एक बार मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। देखिए, याद रखिएगा, हमको भेदभाव से रिलेटेड जो रेलेवेंट टॉपिक है वो देखना है। पहला लिखा है अशोक के अभिलेखों की लिपि, इसका भेदभाव से क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन नहीं है। बी देखो लिखा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका भी भेदभाव से कोई कनेक्शन नहीं है, मानवाधिकार की जो वैश्विक घोषणा है।
तीसरा देखिए, भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत। जी हाँ, अगर आपने मेरी हिस्ट्री की क्लास देखी होगी तो मैंने भीमराव अंबेडकर की पूरी स्टोरी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि कैसे जब वो अपने फादर से मिलने जा रहे थे वहां पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। स्कूल में भी जब वो पढ़ते थे तो किस तरीके से उनको क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था। स्कूल में जो नल का पानी है ये लोग नहीं पी सकते थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन तो आपको पता ही है। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है भेदभाव बढ़ाने के लिए? ये ऑथेंटिक है, रियल लाइफ बेस्ड है। 4 देखो, लिखा है एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए हुए महिले को दर्शाना। देखिए ये रेलेवेंट नहीं है ना, ये एक चीज एक विज्ञापन है। बट भीमराव अंबेडकर की तो पूरी स्टोरी ही, जो बचपन से लेकर उनकी पूरी स्टोरी है, वो इसी पे बेस्ड है ना, कि उन्होंने बचपन में भेदभाव वाली सारी चीजें फेस की है। तो ये पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, थर्ड। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, डिस्कशन जो कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था। नेक्स्ट देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाया है, मतलब चुन चुन के क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनर। जैसे कि ये देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग है। पहले इस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। आपको इसमें से मैच करना है, बट ध्यान दीजिएगा, ये जो इधर चीज़ें लिखी गई हैं वो इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट है, ये असेसमेंट करने वाले हैं। बट अगर आप डिस्कशन के थ्रू क्या चीज़ें बच्चों में डेवलप करवाते हो, जैसे कि हम क्लास में जाते हैं ना, डिस्कशन करवाते हैं, डिस्कशन में करवा के क्यों करवाना चाहती हूँ, इसके थ्रू कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज बच्चों के अंदर आएंगी, इसी को मैच कराना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। अगर मैंने ऑब्जर्वेशन वाली कुछ एक्टिविटी कराई है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से बच्चों के अंदर क्या चीजें डेवलप होगा, क्यों करा रही हूँ। नॉर्मेटिव कंसर्न्स, नॉर्मेटिव का मतलब बेसिकली होता है कि आप बच्चों के अंदर वैल्यूज एंड बच्चों को संवेदनशील बनाओ, ये होता है। ठीक है, जो दूसरा हमारा असेसमेंट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, अगर मैं कोई चीज टॉपिक दे रही हूँ और बच्चों को एक्सप्लेन करना है तो इसके थ्रू क्या चीजें डेवलप होंगी, यही डिमांड कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा था। चलो मैं एक बार इसको छोटे से करके आपके सामने सारे ऑप्शंस लेकर आती हूँ। देखिए, ABCD। देखिए, डिस्कशन, अगर मैं डिस्कशन करवा रही हूं, चलो इमेजिन करो कि मैं यहां पर कोई चीज, हम और आप, या फिर बस टीचर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, या फिर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, और आप वहां पर बैठे हो। तो डिस्कशन हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लिसनिंग। डिस्कशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब ये थोड़ी नहीं कि आप क्लास से बाहर अलग ही दुनिया में है, ठीक है, आपको सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। प्लस आपके पास ये भी राइट है कि आप अपने ओपिनियंस भी दो। जैसे कि कुछ चीजें होती है ना कि हम गलत बोलते हैं, तो आप अपना ओपिनियन रखिए कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए या और बेहतर हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कई बार ये भी होता है कि आप किसी और से भी पता करते हो। तो डिस्कशन में बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी ओपिनियंस देते हो, लिसनिंग वाला जो लिसनिंग स्किल्स है, ये सारी चीजें बच्चों में हम डेवलप कराते हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि अगर आप बच्चों को फील्ड विजिट पे लेकर जाते हो तो सबसे पहले कौन सी स्किल डेवलप होती है, वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, फील्ड विजिट पे लेकर गए हो, कोई चीज है जैसे कि ग्राम पंचायत है, तो बच्चों को मैं ये भी बोलूंगी ना कि जो चीजें आप देख रहे हो उसको लिखते जाइए। तो वो देखेंगे, उसको लिखेंगे। रिपोर्टिंग, नरेशन भी तैयार करना है, उसके लिए भी आपको पहले ऑब्जर्वेशन देखना होगा। ठीक है, नॉर्मेटिव कंसर्न्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बेसिकली नॉर्मेटिव कंसर्न्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के अंदर वैल्यूज, जो नैतिकता है, जो सेंसिटिव, मतलब जो हम बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं, चाहे वो किसी के भी प्रति, पर्यावरण के प्रति, ह्यूमन के प्रति। अगर आप नॉर्मेटिव कंसर्न्स की एक्टिविटी कराते हो तो स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज, संवेदनशीलता, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, मैंने बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया और बोला कि तुम इसको एक्सप्लेन करो। तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए क्यों कहा है, कुछ भी फालतू की बकवास करने के लिए थोड़ी ना कहा है। मैंने इसीलिए कहा है कि बच्चे अगर कोई चीज एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे वो सीखते हैं, तो वो लॉजिक में बात करना सीखते हैं, लॉजिक कनेक्शन ढूंढते हैं किसी भी टॉपिक्स को समझाने के लिए। ये नहीं कि कुछ भी मन में आए कुछ भी बोल दिया, नहीं। एक्सप्लेनेशन की डिमांड यही होती है। ठीक है, तो देखिए, अब आप समझ चुके होंगे डिस्कशन कराने से क्या चीजें डेवलप होगी बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से पता लगाना, ये स्किल्स डेवलप होती है। और इसको आप खुद भी देख सकते हो कि हम अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उस पर अपना ओपिनियन भी दोगे, मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, बच्चे बाहर गए, फील्ड विजिट पे गए हैं, वो रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, नैरेटिंग उसको अपनी भाषा में लिखते हैं, पिक्चर रीडिंग है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मेटिव कंसर्न्स, अभी मैंने आपको बताया कि इससे बच्चों के अंदर
एक तो हम उनको सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट एबल्ड, शोइंग कनेक्शंस फॉर एनवायरमेंट के प्रति हम उनको संवेदनशील बना सकते हैं। वैल्यूज आता है बच्चों के अंदर बेसिकली। एक्सप्लेनेशन मतलब बच्चों को एक्सप्लेन करना है तो वहां पर वो लॉजिक कनेक्शंस ढूंढ कर बताते हैं। और ये सारे ऑप्शन आमने सामने ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने ट्विस्ट कर दिया था कि 4 3 1 2 ये चीज़ें मैंने चेंज कर दी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहला लिखा है, और इसलिए सामने सामने एकदम सही है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको रटना नहीं है, आपको डिस्कशन का मतलब समझना है कि अगर आप क्लास में डिस्कशंस करोगे तो बच्चों के अंदर लिसनिंग ओपिनियंस वाली एबिलिटी डेवलप होगी। ऑब्जर्वेशन वाले से आप बच्चे रिपोर्टिंग पिक्चर रीडिंग में ज़्यादा हेल्प होता है। नॉर्मेटिव से बच्चों के अंदर वैल्यूज डेवलप होता है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू बच्चे लॉजिकल कनेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर इनका डेफिनेशन अच्छे से समझा है तो कुछ भी यहाँ पर लिखा हो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी मैंने चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। अब ये करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चंस, और ये मैं आपको पॉलिटी में करा चुकी हूँ, बट यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए, लता जो है वो सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद से वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। मतलब वो काम भी करती है, घर का भी करती है, बाहर का भी करती है। फिर घर पहुंचते ही वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। फिर उसके बाद से वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? मतलब वो तो 2 काम कर रही है ना, घर का काम भी कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। बताइए, घर का भी काम कर रही है तो ये देखभाल वाला काम तो है नहीं। डबल बर्डन हो सकता है क्योंकि वो घर का काम भी करती है, बाहर का भी करती है। ये कोई हाउस वर्क नहीं है, कोई ये पेड वर्क नहीं है, क्योंकि घर के काम के लिए इसको पैसे नहीं मिलते हैं। और इस तरीके से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चंस पूछता है, इसको हम डबल बर्डन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं पॉलिटी में कराई चुकी हूँ। अगर जिसने क्लासेस नहीं देखी है तो आप क्लास जरूर देखिएगा। एक सेकेंड, चलिए, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से सारे ऑप्शंस मैं एक साथ आपको दिखाऊंगी। देखिए, इन्वॉल्विंग टीचर्स इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क 2, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में। मतलब जो मूल्यांकन करने का आप एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो ना कि बच्चों का असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो इसमें शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? चलिए देखते हैं। समझ चुके होंगे ना कि आप एसएसटी के टीचर हैं, आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, उसके लिए आपको फ्रेमवर्क बनाना है। तो इसमें आखिर में टीचर की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं सारे ऑप्शंस एक साथ। देखिए, पहला लिखा है कि इंटीग्रेटेड कंटेम्पररी इवेंट्स एंड प्रिविलेज चेंजेस, मतलब समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उन सभी को इंक्लूड करने के लिए, और टीचर ये करते भी हैं। ठीक है, देखो बी लिखा है कि मेक करिकुलम एंड इवैल्यूएशन ओनली सब्जेक्ट सेंटर्ड। मैंने आपको एक चीज बताई, कभी भी केवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सही नहीं हो सकते हैं, खत्म कर देना। ठीक है, अगेन देखो लिखा है केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में, ये भी खत्म, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगेन देखो यहां पर क्या लिखा है, जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, यहां पर देखिए लिखा है शिक्षक के अनुभव के उपयोग के द्वारा उनके स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। एकदम गलत, कभी भी ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। हमको बच्चों के अनुभव के आधार पे चेंजेस करने हैं। हम शिक्षक के अनुभव का उपयोग क्यों करेंगे? हमको शिक्षक के स्तर की जरूरत थोड़ी ना है। जो चीज़ें हमको अगर मूल्यांकन करना है तो बच्चों का करना है ना, तो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, बच्चों के लेवल पे होना चाहिए। और कोई भी चीज़ हमेशा याद रखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड ही होती है। टीचर सेंटर है तो उस ऑप्शंस को खत्म कर देना, वो सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने ऑप्शंस है ना सब गलत है। ये केवल की वजह से गलत हो गया, ये भी केवल की वजह से, और नीचे वो टीचर सेंटर था। तो सही क्या है? इंटीग्रेटेड वर्ड हमेशा ही सही माना जाता है, क्योंकि आपने सभी को समाहित किया है समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। तो यही ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12, एजर्शन रीजन वाले हैं। देखिए, 2 कथन दिया गया है, ए और आर। ए देखो लिखा है कि स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, विद्यार्थियों को क्लास में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं बट वो इंट्रोवर्ट होते हैं।
इंट्रोवर्ट का मतलब वो बहुत कम बोलते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लासेस में एक्टिविटी करानी है, क्विजेस करानी है, क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहना है। इससे क्या होगा ना कि जो शांत रहते हैं बच्चे, जो बहुत कम बोलते हैं, उनको हेल्प मिलता है, मतलब खुलने में सहायता करता है, बच्चे अपनी बातें रख पाते हैं। तो एनकरेज करना चाहिए। और देखो, वही क्लास बेस्ट माना जाता है ना जहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जहाँ पर सिर्फ टीचर बोल रहा है, इसका मतलब वो क्लास में बच्चे सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बात एकदम सही है। इट विल हेल्प द इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू ओपन अप। यस, जो अंतर्मुखी विद्यार्थी है ना, उनको खुलने में सहायता करेगा। मतलब वो क्वेश्चंस पूछते पूछते रहने से बच्चे जो नहीं बोल रहे हैं, शर्म से नहीं बोल रहे हैं, डर से नहीं बोल रहे हैं, उनको भी हेल्प मिलता है। तो ये दोनों ही बात एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। और वैसे भी क्वेश्चंस पूछने से कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, स्टेज फियर हमें होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं है, हम हमेशा चुप रहते हैं। तो स्टेज पे जाते ही हमें एकदम से डर सा माहौल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करानी चाहिए। नेक्स्ट, ये भी आपका एजर्शन रीजन वाले ही क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एजर्सन में लिखा है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। आप एसएसटी में नैतिक मूल्य पढ़ा सकते हो। ठीक है, बट सिर्फ एसएसटी ही सब्जेक्ट हो नैतिक मूल्य पढ़ाने के लिए, ये बात गलत होगी। ये भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। वैल्यूज कैन बी टॉट, और वैल्यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि स्पेसिफिकली एक विषय से पढ़ाया जाए। हाँ, तो वैल्यूज कैन बी टॉट टू। रीजन लिखा है कि सोशल स्टडी इज अ सब्जेक्ट थ्रू विच ऑल बेसिक वैल्यूज कैन बी टॉट। मतलब ये बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसके माध्यम से आप सारे वैल्यूज को पढ़ा सकते हो। ये बात इसने गलत लिख दिया, क्योंकि सिर्फ सामाजिक विज्ञान ये विषय नहीं है जिसके माध्यम से आप सारे बेसिक वैल्यूज सिखा सकते हो। बट हाँ, एक चीज मैं बोल सकती हूँ कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो बहुत सारे लोग दोनों ऑप्शन करके आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार इसमें कुछ नेगेटिव तो लिखा ही नहीं है। बट अगर आप ध्यान दो तो इसने ये बोला ना, ऑल बेसिक वैल्यूज कैन बी टॉट फ्रॉम एसएसटी। ये बात तो गलत हो गई ना, कि एसएसटी ही वो विषय है जिसके माध्यम से आप सारे वैल्यूज को सिखा सकते हो। नहीं, बाकी के भी विषय हैं। आप साइंस से सिखा सकते हो, आप ईवीएस से सिखा सकते हो, हिंदी से सिखा सकते हो। अगर ऑल सब्जेक्ट लिखता तो हम मान सकते थे। तो सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए। क्योंकि देखिए, वैल्यूज किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। जो वैल्यूज होता है ना, वो अनुभव और परिवेश के माध्यम से, एनवायरमेंट के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। आप मुझे बताओ, एक ऐसा बच्चा है जिसने घर में बचपन से ही देखा होगा लड़ाई झगड़ा मारपीट, के पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा? क्या आप उसको सिर्फ एसएसटी के एक सब्जेक्ट से वैल्यू सिखा सकते हो? नहीं ना। तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप अपने आसपास के परिवेश से, आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आप उनसे भी तो सीखते हो, आप टीचर से सीखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को लिखा गया। मतलब क्लास में हमने क्या किया है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज इसको लिख दिया है। ठीक है, यह बच्चों को मुख्यतः किसके द्वारा सिखाता है? तो देखो, मैंने क्लास में ये चीज़ें क्यों लिखी हैं, ताकि बच्चे आएंगे, इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और देखने से ही तो हम चीज़ें सीखते हैं ना। आपने क्लास में देखा होगा, छोटे बच्चों के क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडीज, अल्फ़ाबेट, क ख ग घ, ये सारी चीज़ें हम लिख कर क्यों चिपकाते हैं, काउंटिंग वगैरह, ताकि बच्चा अगर नहीं भी पढ़ रहा है तो दीवालों पे भी देख कर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले ऑब्जर्व ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये बच्चों को किसके द्वारा सिखाता है? क्या बच्चे इसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, या फिर इमेजिनेशन करके, या याद करके, या फिर रीजनिंग करके? यहाँ पर इमेजिन तो करना ही नहीं है, ना ही याद करना है, ना ही यहाँ पर कोई लॉजिकल बात हो रही है। ये सिंपली सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैंने क्लास में चीज़ें चिपका दी हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चा आ रहा है, जा रहा है, इसको देखे, इसको ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो पहला, क्योंकि देखिए कई बार हम ना चीज़ों को बार बार देखने से भी सीख लेते हैं। मैंने आपको बोला है ना कि आपको याद नहीं करना है, आपको हर दिन जो मेरा एसएसटी का नोट्स है उसको बस आप एक नज़र से ऐसे देखते जाइए। हम ऐसा होता है ना, रीडिंग करते हैं, वो करते जाओ, आप खुद देखोगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपने याद किया नहीं है, बट सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही आपने याद कर लिया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ा दूं। निम्न में से इस जो 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या एक परियोजना कार्य से जिसमें छात्रों को प्रमाणिक, ऑथेंटिक, जो रियल लाइफ की, मतलब हमारे जो वास्तविक जीवन का जो समस्या समाधान होता है ना, उसकी गतिविधियों में शामिल किया जाता है, अर्जित किया जा सकता है?
मतलब इसमें से ऐसी कौन-सी लाइन है जिसके थ्रू आप बच्चों को ऑथेंटिक, मतलब रियल लाइफ है, ये बनावटी वाला नहीं है, ऑथेंटिक लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सुलझाने में इसमें से कौन-सी लाइन्स बच्चों की हेल्प करेगी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एक्वायर्ड, इसमें से कौन-सी चीज़ें एक्वायर्ड हो सकती है बाय लर्नर्स इन अ प्रोजेक्ट वर्क, मतलब एक प्रोजेक्ट वर्क में दैट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग स्टूडेंट्स, जो बच्चों को एंगेज करेगा इन ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। ठीक है? तो इसमें से आप बताइएगा कौन-सा जो है प्रोजेक्ट वर्क वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए अब सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा। पहला है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, दूसरा है इंप्रूवमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स, तीसरा है इन्हेंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड फोर है प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखिए इसमें हाँ मतलब इतने ही ऑप्शंस हैं, सारा मैच नहीं करना है। एक चीज़ याद रखो, मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक भी बताती हूँ। एग्जाम में क्या होगा ना, जब टाइम की कमी पड़ेगी तो आपसे क्या होगा कि स्ट्रेस बढ़ेगा और आपको आते हुए क्वेश्चंस भी आप गलत करते जाओगे। तो वहाँ पर आपको ट्रिक्स का यूज़ करना, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया छोड़ दो, आप ऑप्शंस को पढ़ो और 4 ऑप्शंस में से अगर एक ऑप्शन स्टिक करना है तो आप देखिए कि सबसे बेस्ट वर्ड क्या है। और मैंने हमेशा से बताया है कि कभी भी अगर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लिखा है तो इसके आगे कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है। इसको टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि ये जो नीचे काम दिए गए हैं, मतलब इसमें से कौन-सा है जिसके थ्रू जो लर्नर्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को एंगेज करके और ऑथेंटिक, मतलब जो प्रामाणिक है, जो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है, इसमें से किसके थ्रू जो है उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। तो मैंने कितनी बार बताया है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है, ये क्या करता है बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप करता है। तो पहला तो होगा ही। बट ये जो लाइन है, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि जो लिखा है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज स्किल्स, इसका कोई लेना-देना नहीं है ना ऑथेंटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग से, या फिर क्रिएटिविटी का, या फिर कोलैबोरेशन या टीम वर्क का, इनका कोई लेना-देना नहीं है। बट ये वर्ड आपको गलत नहीं लगेंगे, बट हमको इन चारों में से बेस्ट आंसर ढूँढना है। और जब भी क्रिटिकल या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं पर भी लिखा है तो इन दोनों का ही ऑप्शन हमेशा सही होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग टास्क हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से ही जुड़ा होता है, तो पहला सही होगा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ। लिखा है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एनालाइजिंग सिचुएशंस एंड थिंकिंग लॉजिकली, मतलब जो वास्तविक जीवन की जो समस्याएं होती हैं ना, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें एनालाइज, मतलब एनालाइज करते हैं, तार्किक सोच इससे विकसित होती है। इसलिए क्रिटिकल जो थिंकिंग है, इससे मुख्य बच्चों में ये बेसिकली मुख्य रूप से विकसित होता है इसके थ्रू। ठीक है, चलो तो 15 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी के जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं 15-15 भी करते हैं। और जैसे-जैसे भी तो देखो बहुत समय है, आपका जो पेपर है फ़रवरी में है, अभी तो ये हमारा दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है। एक ही दिन में बहुत लंबी-लंबी क्लासेस हो जाती हैं, तो भी स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगते हैं कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस कराओ। आज मैंने 15 क्वेश्चंस कराया है, ठीक है? कल मैं 20 कराऊँगी, इस तरीके से 20, 25, 30 ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लेना। बताना ज़रूर कि 15 में से कितना सही हुआ है, ठीक है? मिलेंगे कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।